हमने तो पैदा करना सीखा है और खिलाना सीखा है। हमारी खेती अडानी अंबानी को बेच दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, मजदूर बन जाएंगे। बात की गंभीरता कितनी ज्यादा गंभीर है कि इनको तो सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही है और इनके आलू की खरीद पे एमएसपी नहीं है, लेकिन आलू जो इनसे खरीदेगी कंपनियां अडानी अंबानियों की, वो आलू के चिप्स भी एमआरपी में बना के बेचेंगे। मानो कि 1 रुपए की चीज का इनको प्राइस नहीं दिया, एमएसपी नहीं दिया जा रहा और वो 150 रुपए तक एमआरपी ले जाएंगे। अडानी अंबानी को देश बेचने का मैम काम किया जा रहा है, वेयर हाउस बनाया जा रहा है। सभी लोग किसान हैं और सभी चाहते हैं कि ये कानून रद्द किए जाने चाहिए और आज वो समय उन्हें देखने के लिए मिल रहा है जो इतिहास में किताबों में दर्ज है काले अक्षरों में। और आज एक बार जब केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून लाया गया है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये दर्द का और चित्कार का समय है, जिस वजह से ये आज किसान क्रांति गेट यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ सभी लोग केंद्र सरकार के साथ मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है वो मूल रूप से इन कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन कृषि के क्षेत्र में क्या तकलीफें हैं ये जानेंगे कि किसानों की अपनी किस प्रकार की तकलीफें हैं। क्या कहेंगे आप? लगता नहीं आप किसान हैं, किसानी के क्षेत्र में हैं। कितने साल आपने किसानी की जीवन में? कर ही रहे हैं जब तक यहाँ कोई रिटायर हो गया क्या नौकरी में हो। 50 साल, 60 साल, 70 साल की कितनी आयु है आपकी? मेरी तो करीब समथिंग 60 साल है, तो हम रिटायर थोड़ी हो, हम तो जब तक रहे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो मतलब 45 साल के आसपास आपने 42 साल के आसपास खेती की है। हाँ, 40-42 साल का आपको तजुर्बा है और इस तजुर्बे में इनके सामने क्या क्या इन्होंने उगाया और क्या क्या इन्होंने पड़ाव देखे ये जानेंगे। आज़ादी के बाद जब यहाँ मुश्किल दौर था उस समय में आपने यहाँ खेती की, व्यापार किया, क्या कहेंगे आप? खेती करिए भाई, व्यापार समझ के तो खेती नहीं करते हैं हम। हमारे फसल को ले जा करके बेचना को अन्नदाता का दर्जा देते हो, हम खेत में पैदा कराएं उसका 20 कम से कम 1% तो खेत में भी रह जाता है जो जीव जंतु खाते हैं। हाथी से लेकर चींटी तक को जिमाने का काम इस अन्नदाता का, वो ऊपर वाला भी नहीं आता, वो भी तभी जिम्मेदार है जब किसान पैदा कराए। उसके भी नहीं है कोई भंडार या गोदाम जिसमें से वो बरसा देगा। जब हम पैदा करेंगे तभी तुम्हारी आँख खुलेगी, तभी सबकी खुलेगी। तो हमने तो पैदा करना सीखा है और खिलाना सीखा है। अब मेहनत का भी अगर दाम ना मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कहीं हो नहीं। आप क्या उगाते हैं, क्या फसल आपकी है? हम गन्ना भी उगाते हैं, गेहूं भी उगाते हैं, धान भी उगाते हैं, बाजरा भी उगाते हैं, कई सारी खेती करते हैं हम। तो गेहूं की और धान की खेती में आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? जब बीज बोते हैं वहां से लेकर के कटाई के बाद मंडी में बेचे जाने तक, जब आपके अकाउंट में, आपके हाथ में पैसा आता है, किस तरह की परेशानियां होती हैं? बहुत बड़ी। एक एक करके बताइए, एक एक करके। बीज बोना, खाद बोना, बीज और खाद की बुवाई के बाद पानी, रात के 12 बजे भी हमें पानी देना, बिजली रात में आ रही है 12 बजे जाना, 12 बजे उठ के खेत में पानी चलाना, कितनी बरसात हो रही है तब भी हमें जाकर खेत में पानी देखना, किसी दूसरे खेत में ना जा। तो हम तो रात और दिन नॉन स्टॉप अपने काम को देखते हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत होती है अपना काम करते हैं और कटाई के और उसके बाद सरकार रेट तय करती है। पैदा हम कर रहे, आप एक सुई बना रहे, एक बटन बना रहे, उसे उसका भाव तय करने का हक है। जिस वक्त सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिए जा रहे थे कि फसल का दाम कितना होना चाहिए, उस वक्त आपको क्या पूरे रेट मिल पाते थे? अरे भाई ये एमएसपी जिसे ये कह रहे हैं, एमएसपी हमने इतनी कर दी, ये एमएसपी मिनिमम प्राइस है। इन्हें तो एमएसपी के बारे में याद पता ही नहीं था। एक मिनट शांत हो ले। इन्हें तो एमएसपी के बारे में भी पता ही नहीं था। ये अपनी फसल पूरे साल भर उगाते थे, बोते थे और वर्षा की इन्हें प्रॉब्लम होती थी, इनकी फसल को नुकसान हो जाता था और इन्हें कभी कभी अकाल पड़ जाता था, बारिश टाइम से नहीं आती थी, सूखा पड़ जाता था। इन्हें पता ही नहीं था कि एमएसपी होता क्या है। अब एमएसपी भी इनको नहीं दे दिए। देखिए बात की गंभीरता कितनी ज्यादा गंभीर है कि इनको तो सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही है और इनके आलू की खरीद पे एमएसपी नहीं है, लेकिन आलू जो इनसे खरीदेगी कंपनियां अडानी अंबानियों की, वो आलू के चिप्स भी एमआरपी में बना के बेचेंगे। मानो कि 1 रुपए की चीज का इनको प्राइस नहीं दिया, एमएसपी नहीं दिया जा रहा और वो 150 रुपए तक एमआरपी ले जाएंगे। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसमें जितनी भी सहूलियतें किसानों को दी जाएं वो सबसे कम, वो बहुत कम है।
क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियां जब नहीं थी तब भी भारत खेती पर ही आधारित था। अब आज के टाइम में जब कोरोना काल में जितनी भी इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी तो किसान के उपजाए हुए अनाज से ही मनुष्य जिंदा रहा, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्शन में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, कहीं से कहीं तक का भी हो। मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, ये बात इसमें कहीं भी कोई दो राहें नहीं है। ये चुनौती सभी के सामने है आज कि जहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां इन्फ्लेशन रेट हमारी आगे बढ़ रही है, जहां पर लगातार हम विश्व में विश्व गुरु होने का जो हमारा विश्व गुरु होने का हम दम भर रहे हैं, वहीं एक तरफ किसान आज यहाँ पर बदहाली में है, परेशान है और वो दम भर रहा है कि उसके पास 6 महीने का राशन है, वो 6 महीने भी बैठ कर के खाएगा। तो यकीनन कि किसान जो फसल उगाता है उसके अपने खाने के लिए तो वो बचा करके रखता ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि अपने ही सरजमी पर अपने ही चुने हुए उम्मीदवार और अपने ही बच्चों के लिए आज उसे सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है कि कब केंद्र सरकार उसकी तरफ सोचेगी, कब उसे लिबर्टी मिलेगी कि वो आज इस धरती पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फसल उगा पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे में? नौजवान हैं आप कहाँ से आए? मैं तो मैम कानपुर यूपी से आया हूँ मैम। क्या मकसद है यहाँ आने का? आने का ये मकसद है मैम, जब हमारी खेती अडानी अंबानी को बेच दी जाएगी तो हम क्या करेंगे? मजदूर बन जाएंगे, गुलाम हो जाएगा देश। अभी आपके पास अपनी जमीन है? यस मैम। कितना? 4 बीघे जमीन है मैम। तो 4 बीघे में क्या उगाते हैं आप? मैम गेहूँ, धान और मक्का। गेहूँ की फसल चल रही है मैम, दिन में भी ताकते हैं, रात नहीं। इसमें 4 बीघे की बुआई में आप अपना खर्च चला लेते हैं? नहीं मैम, नहीं चला पा रहा हूँ, इसी वजह से तो आ रहा हूँ। ना MRP मिल रही ना अभी धान आपने देखा मैम, कोई पूछने वाला नहीं था, 1000 रुपए में बिका धान और लागत लग गई उससे ज्यादा, उसी का हक मांग रहे। और अब ये नहीं सुना गया तो अडानी अंबानी को देश बेचने का मैम काम किया जा रहा है, वेयर हाउस बनाया जा रहा है पहले से ही। डिक्लेयर करती है 1885। अगर मैं सरकार MSP का मतलब कानून की बात हम कह रहे हैं, सरकार क्यों पीछे भाग रही है? MSP पे कानून बनाओ भाई। 1885, 1820, 1890 बाजरा, मक्का, गेहूं, धान अभी गेहूं का डिक्लेयर करा इन्होंने। जब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जब MSP और गेहूं, धान, एक मिनट, जब MSP पे आपने कह दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया जी रेट, खरीद केंद्र खोले, सरकार खरीद रही नहीं, 800 को मक्का बिक गई, 1000 को धान बिक गया। अरे उस MSP का फायदा क्या? जब तक उस MSP को कानूनी दायरा देकर उसमें नियम नहीं, कानून नहीं लाओगे कि जो इससे नीचे, भाई मिनिमम प्राइस ही तो है, तो मिनिमम प्राइस पे जब तक आप उसे कानूनी वैल्यू नहीं दोगे और उसके पीछे कानूनी बैकअप नहीं होगा कि जो इससे नीचे खरीदेगा, मिनिमम ही तो है, उस पर 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा निर्धारित कर दो, तब किसान बचता है। नहीं तो इतने दिनों से MSP चल रही है, हमारा बिका क्या धान, हमारा बिका क्या गेहूं, हमारा बाजरा बिका क्या? बोली के आधार पे आप लोग अपनी फसल बेचते हैं मंडी में? भाई मंडी में तो वो व्यापारियों का काम है, ज्यादा आ गई मंदी कर दी, कम आ गई थोड़ा रेट बढ़ा दिया, यो मंडी का नियम है, ऐसी ही चलती है मंडी। ये बाजरा मक्का, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, ये बाजरा मक्का और ईख का है, इससे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो देश के कानून लाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, जो खेती जहाँ पर ये चीज़ें नहीं उगती और जहाँ पर ये चीज़ें उगती हैं तो वो इनसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है। तो ये इस खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ने के लिए ही ये कानून लाए गए हैं, ताकि जो सेठ, जो बड़े लोग हैं, वो उन चीज़ों की बजाय जो कि बोनी चाहिए वो ना बोकर वो चीज़ बोएंगे जिनमें ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट नजर आएगा। ये मार्केट तो यहाँ पर मुद्दा लाभ के सुनिश्चित करने का, मूल्यों के सुनिश्चित करने का है और जरूरत भी है क्योंकि बाजार का जो एक ढांचा है उसको सरलतम भी करना है और इनके भविष्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हुए काला बाजारी, भ्रष्टाचार को समाज से हटाना है। जो चोर हैं
जो निकम्मे हैं उनको हटाना है, ताकि कृषि के साथ साथ बाकी अन्य क्षेत्र जो कृषि से सटे हुए हैं वहाँ पे जो अवसर हैं वो सामने खुल करके आए, ताकि कृषि के साथ साथ जो लोग अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर प्रदान हो और ये सुनिश्चित हो सके कि कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि ढुलाई के साथ साथ कटाई है। तो आपको हम बता दें कि जो मजदूर किसानों के साथ में खेत में कटाई का काम करते हैं या उसको बाहर ले जाने के लिए उसको फसल को गाड़ी में व्यवस्थित तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए मत्स्य उद्योग और डेयरी फार्मिंग और उसके इस काम में जो भूमिहीन किसान मजदूर होते हैं, जो मजदूर जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो डेयरी फार्मिंग से जुड़ते हैं, मत्स्य उद्योग से जुड़ते हैं और भी कुछ ऐसे हैं जिन उद्योग जो खेती पर आधारित है। इसमें ये जो कानून पहले ये इन पे लेके आ चुके हैं कि ये कानून जो मजदूरों को एक तो कम संख्या पे मजदूर सिमट जाएगा, क्योंकि मजदूरी की दर सिमटती है और जितने मजदूर हैं उनके लिए एक समय पर निश्चित तौर पर एक जगह रुके रहना और उसी क्षेत्र के अंदर प्रगति करना, ताकि क्षेत्र जिस क्षेत्र में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, अब बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उनके लिए ड्राइवर चाहिए, उनके रखरखाव के लिए जो उनको प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद में वो जाकर के किसी मिल मालिक के साथ में साठगांठ कर लें और फिर वहां मजदूरी शुरू कर दें। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है एक क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को भी संरक्षित किया जाए और उन मजदूरों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाए, साथ साथ किसानों के। तो केवल किसानों की जो मांग है वो अपने लिए ही नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र के साथ जो अन्य पैरेलल इंडस्ट्रीज हैं उसको भी बचाए रखने की बात है। केंद्र सरकार जब ये फैसला लेती है कि उसे कानून लेकर के आना है तो उसे अन्य क्षेत्रों को भी परखना होगा, साथ साथ ये समझना होगा कि जो मजदूर है और जो मजदूरी की दर है वो भी कृषक को इसी फसल की उपज के साथ ही अपने दाम के अंदर चाहिए।